खासकर इसलिए क्योंकि मैं एक नई सांसद हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता उनका कैसा अनुभव रहा, लेकिन पिछला ये 1 साल मेरे लिए खासकर विपक्ष से रिलेटेड जो है बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक रहा है। एक तरह से ट्रॉमेटिक मैं इसे कह सकती हूँ। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। एसआईआर ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल पर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। एसआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए, लेकिन अब जब इनको बोलने की बारी आई एसआईआर पे, तो अध्यक्ष महोदय जी, हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे। सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्गुमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला, अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पर और यहाँ पर प्लेक कार्ड यूज करना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूँ कि इस सदन में बिना कि उनकी आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका फोटो यहाँ यूज किया गया। मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। और ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को शौचालय देने से लेकर, महिलाओं को गैस देने से लेकर, महिलाओं को जो है वो छात्रवृत्ति, न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम्स हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। और ये लोग दुहाई देते हैं कि वो जो पुराने जमाने के दकियानूसी, वो जो चिट कागज पे लिखकर जो मतदान होता था वो सबसे अच्छा था। ये लोग भूल गए वो दिन, आप लोग भूल गए वो दिन। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस, उसको जो है इतिहास में The case that shook the nation के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पे एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वो पकड़ी गई थी। हर उनका जो आरोप है उसमें सच सिद्ध किया गया था और रातों रात उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था और रातों रात जो है उनको ये आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी जो है वो चुनाव लड़ नहीं सकते। ये धांधलियां इन्होंने करी हुई हैं और ये जो है उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग, और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम्स जो है वो हैक हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है, उनकी जो है आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है। और अध्यक्ष महोदय जी, बिहार में जैसे ही एसआईआर लागू हुआ, हमारी सरकार ने जो है कम से कम 60 लाख से ज्यादा अवैध, अब ये जो सारे अमाननीय वोट कार्ड है, ये सिर्फ घुसपैठियों
नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट हो गए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, 60 लाख से ज्यादा। और अगर वो लोग जेन्युइन थे तो उन्होंने किसी ने तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि भाई मेरा वोटर आईडी कैंसिल हुआ है। उसके उपरांत जो है 21 नए वोटर आईडी जो है उन्होंने दिए हैं। और इस तरह का एक माहौल बना बिहार में कि आज तक की सबसे ज्यादा वोटिंग जो है 67% वोटिंग हुई। नागरिकों में ये उत्साह जगा कि जो है इस तरह की जो क्लेंजिंग प्रोसेस है वो होना चाहिए। मैं एक देशभक्त होने के नाते अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो है हमेशा महीने 2 महीने बाद हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हो गए, सारे अधिकारी हो गए, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम लोग उनको हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस में जो है पुश कर देते हैं। इससे हमारे देश का बहुत ही भारी नुकसान होता है। और मैं ये चाहूंगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि एक वोटिंग जो है डेमोक्रेसी के उत्सव के रूप में, जैसे कि दिवाली होती है, होली होती है, उस रूप में मनाया जाए। क्योंकि ये सिर्फ सरकार का ही नुकसान नहीं है, 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होता है सिर्फ वही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे जो नागरिक भी है उनमें जो वोटिंग फटीक है, बार बार उन्हें जागरूक करना, बार बार कई जगहों से जहां वो काम करते हैं वहां से उनको ट्रैवल करके अपने नेटिव प्लेसेस पे आना और बार बार मार्केटिंग करके, इट इज एग्जॉस्टिंग फॉर द होल इकोसिस्टम। तो मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाया जाए। और ये जो भी हमें जिस तरह की जो असुविधा होती है हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस की, उससे जो है हम बच सकते हैं। जय हिंद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य मियां अल्ताफ। यस मैम, वर्षा गायकवाड़ मैम। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मुझे वक्त दिया जाए जो मैंने शुरू किया था, लेकिन बीच में आपने किसी को दिया तो मुझे प्रॉपर वक्त दिया जाए। मैं सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म की चर्चा में जो अत्यंत संवेदनशील, महत्वाकांक्षी और देश के भविष्य से जुड़ी हुई चर्चा में भाग लेने का, हिस्सा लेने का आपने मुझे जो अवसर दिया, मैं आप सबका बहुत यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। मैं कल से भाषण सुन रही हूँ अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे वक्ताओं ने भाषण किया। आप सरकार के पक्ष के लोगों ने चाहे कितनी बार कहा कि जो है हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में बेबुनियाद बहुत सारे जो आरोप यहाँ पे लगाए, और सरकार ने चाहे ही कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया हो, लेकिन जब भी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई, जो मुद्दे उठाए, उसके सामने सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े। जैसे आप सबको मालूम है कि जीएसटी की बात करें तो गब्बर सिंह टैक्स में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, रेट कम होना चाहिए, इसकी बात राहुल जी ने रखी थी। उसके बाद जो है बहुत से लोगों ने टिप्पणियां की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो सरकार ने निर्णय लिया है बचत महोत्सव, जिसका पूरी तरह से जो है प्रोपोगंडा जो है सब जगह चल रहा है। मैं देख रही हूँ कई बार समय के चाल बदल जाती है, फिर इनको अक्ल आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहती हूँ, यही कहानी बार बार दोहराई जाती है। जैसे आपको मालूम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने जो टैरिफ का निर्णय लिया, विदेश नीति के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जब बात आई तब बात की, आर्थिक नीति के बारे में राहुल जी ने अपनी बात रखी, नोटबंदी के ऊपर अपनी बात रखी, जब कोरोना जैसी महामारी का सुनामी आई थी तब अपनी बात रखी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राफेल के भ्रष्टाचार के बारे में मैं बोलना चाहूंगी, बात रखी, और एयरलाइंस की मोनोपोली के बारे में भी बात रखी थी। और बाद में जाके ये सभी बातें जो है पत्थर की लकीर बन गई, सच साबित हुई। और आज मुझे यहाँ से ये भी कहना है कि आज सदन में मैं ये भविष्यवाणी करती हूँ, इस वोट चोरी, ईवीएम गड़बड़ी और एसआईआर के नाम पे जो धांधली का मुद्दा है जो आज हम उठा रहे हैं, कल इस सदन को स्वीकार करना पड़ेगा, भविष्य में इसको आपको समझना पड़ेगा और आप इसको स्वीकार करके चलेंगे, ये मैं सरकार से यहाँ से कहना चाहती हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में इलेक्शन रिफॉर्म यानी चुनाव सुधारों की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इसके लिए आवश्यकता है, लेकिन ये सुधार तभी हो सकते हैं जब लागू करने वाली जो संस्था है उसकी नीयत साफ हो। मैं देख रही हूँ आज देश में एक अजीब किस्म की प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक तरफ भारत का रुपया और दूसरे तरफ भारत का चुनाव आयोग, इसकी और उसकी साख, ये दोनों में से कौन ज्यादा तेजी से गिर रहा है, इसमें कंपटीशन आजकल चल रही है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लोकतंत्र की रक्षक है, और आज हम देख रहे हैं कि एक संवैधानिक संस्था ही संविधान और कानून की हत्या कैसे कर सकती है। सन 1950 से 2014 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था, लेकिन अभी अध्यक्ष महोदय इसकी चाल, चरित्र और इसका चेहरा बदल चुका है। आज हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
आज इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया नहीं रहा है। मैं इसके लिए आपके सामने कुछ उदाहरण यहाँ पे रखना चाहती हूँ। जैसा बार बार सरकार एक ढिंढोरा पीट रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सच्चाई लाना चाहती हूँ। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 2024 में भी इलेक्शन हुए थे, हरियाणा के और झारखंड के। उसके साथ ही महाराष्ट्र के इलेक्शन होने थे। यहाँ पे संसद में जितने भी महाराष्ट्र के सांसद हैं वो सब जानते हैं कि हरियाणा झारखंड के साथ अगर महाराष्ट्र के विधानसभा के इलेक्शन होते तो रिजल्ट कुछ अलग आते, लेकिन षड्यंत्र के तहत हमारे इलेक्शन 3 महीने के लिए पोस्टपोन किए गए। और इसके बीच में अध्यक्ष महोदय सहयोग की बात देखिए, जब आपको मैं बताना चाहती हूँ विधानसभा 2019 और लोकसभा 2024 इसके बीच में जो मतदाता सूची है उसमें 32 लाख की जो है बढ़ोतरी होती है, लेकिन लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 इसके बीच में जो है लगभग 39 लाखों की मतदाता की वृद्धि होती है। मतलब 5 साल में हमारे महाराष्ट्र में 32 लाख मतदारों की सूची बढ़ी और 5 महीने में हमारे महाराष्ट्र में 39 लाख लोगों की सूची बनी। ये मेरा पहला उदाहरण है। मेरा दूसरा नहीं सर, ऐसा नहीं, अभी मुझे बोलने दीजिए। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ सर। मैंने बोला ही नहीं, 4 मिनट हुई सर, ऐसा नहीं है, 2 पेज भी नहीं, दूसरा पॉइंट में रखना चाहती हूँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार का इलेक्शन हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग की पत्रकार परिषद हुई। उन्होंने 12 राज्यों में कहा कि SIR लागू होगा। उसके बाद हमारे राज्य के सरकार की चिट्ठी जाती है और उसके ऊपर क्या होता है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव जो है वो जो हमारा SIR है वो रद्द किया जाता है। जैसे अमेरिका से फोन आता है हम सरेंडर करते हैं, वैसी तरह से चुनाव आयोग सरकार के ऊपर से निर्णय लेता है। बिहार में तो 2 महीने पहले आप करते हो, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार की, तो मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, चुनाव आयोग का जो काम है वो चुनाव आयोग कर रही है क्या? मुझे आज यहाँ पे पंडित HN कुंद्रू जी की संविधान सभा में कही चेतावनी याद आ रही है। उन्होंने कहा, if the electoral machinery is defective or it is not efficient or it is worked by the people whose integrity cannot be depended upon, democracy will be poison at the source. तो आज कुंद्रू जी की वो सर, मुझे महाराष्ट्र की कुछ बातें कहनी है, मुझे बोलने का थोड़ा मौका दीजिए। Please conclude in 1 minute, please. I have given you extra time already. Please. सर, आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे चुनाव आयोग की भूमिका जो है वो महाभारत के धृतराष्ट्र जैसी हो गई है। वो सत्ता के मोह में जो है अंधा हो चुका है। लोकतंत्र का जो है वो चीरहरण हो रहा है, संविधान की हत्या दिखाई दे रही है। उसके लिए मैं महाराष्ट्र की कुछ उदाहरण यहाँ पे तौर पे रखना चाहती हूँ। मुझे कृपया आप विनती कीजिए, विनती है कि जरा बोलने दीजिए। हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे यहाँ पे स्थानीय इकाइयों के इलेक्शन हो रहे हैं। उसमें हमने महाराष्ट्र में देखा कि एक वीडियो सामने आ रहा है, मतदान केंद्र में एक सत्ताधारी पक्ष के MLA जा रहे हैं और एक मतदार महिला को एक कथित निशानी देके उसको वोट करने के लिए कह रहे हैं। एक जगह आप महिलाओं की प्राइवेसी कहने की बात करते हैं, दूसरी जगह आप मतदान किसको करना चाहिए इसकी बात कर रहे हैं। सम्मानीय अध्यक्ष, மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். SIR எனப்படும் மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். SIR எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை நாட்டில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் இதற்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையிலும் இதனை தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்தி வருவது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. SIR தேர்தல் காலம் அல்லாத பிற காலங்களில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய ஒன்று. வழக்கமாக வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த நடவடிக்கை சம்மரி ரிவிஷன் அல்லது இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் என்கிற பெயரில் அவ்வப்போது நடந்திருக்கின்றன. ஆனால் இப்போது வாக்காளர்களின் குடியுரிமையை பரிசோதிப்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கையாக இதனை மேற்கொண்டிருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின்படி செயல்படக்கூடிய தேர்தல் ஆணையம் ஒரு வாக்காளரின் குடியுரிமையை சோதிக்க அதிகாரம் கொண்டிருக்கிறதா? அதிகார வரம்பை மீறி தேர்தல் ஆணையம் இப்படி செயல்படுவது அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானதாகும். வாக்குரிமையை பறிப்பது மட்டுமில்லாமல் இந்த மண்ணின் மைந்தர்களின் குடியுரிமையை பறிக்கிற முயற்சியாக
இது அமைந்திருக்கிறது. பீகாரில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் 47 லட்சம் பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். அண்டை நாடுகளில் இருந்து ஊடுருவி வரக்கூடியவர்களுக்கு வாக்குரிமையை அளிக்கக்கூடாது என்கிற அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதாக ஆளும் கட்சி தரப்பிலும் தேர்தல் ஆணையத்தின் தரப்பிலும் சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் பீகாரிலே நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிற 47 லட்சம் பேரில் யாராவது ஒருவர் அண்டை நாட்டை சார்ந்தவர் என்று அடையாளம் காட்ட முடியுமா? வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்ட அத்தனை பேரும் இந்திய குடிமக்கள், பீகாரை சார்ந்த மண்ணின் மைந்தர்கள். ஆக இந்த நாட்டு குடிமக்களின் வாக்குரிமையை பறிப்பது மட்டுமில்லாமல் குடியுரிமையையும் பறிக்கிற முயற்சியில் இந்த அரசு ஈடுபட்டிருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. இதைத்தான் அரசியல் நிர்ணய சபையில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் பேசுகிற போது எதிர்காலத்தில் இந்த நாட்டின் குடிமக்களின் வாக்குரிமையை பறிக்கிற நிலை உருவாகும் என்கிற அச்சத்தை வெளிப்படுத்தியதோடு மட்டுமில்லாமல் வாக்குரிமையை அடிப்படை உரிமையாக ஆக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தார். அந்த கோரிக்கை எவ்வளவு நியாயமானது என்பதை இந்த சூழலில் எண்ணி பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் முன்வைத்த அந்த கோரிக்கையை நான் மீண்டும் இந்த அவையில் வழிமொழிய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். வாக்குரிமையை, வாக்காளர்களின், இந்த குடிமக்களின் வாக்குரிமையை அடிப்படை உரிமையாக அரசமைப்பு சட்டத்தில் இணைக்க வேண்டும். அதுதான் இன்றைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கையாக இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். தேர்தல் ஜனநாயகம் நமது தேசத்தின் உயிர் மூச்சு கொள்கையாகும். தேர்தல் ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதிலும் அதனை வெற்றிகரமாக இயங்கச் செய்வதிலும் தேர்தல் ஆணையத்தின் பங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஆனால் இந்த தேர்தல் ஆணையம் சுதந்திரமாக இயங்க வேண்டும். பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்த நாளில் இருந்து தேர்தல் ஆணையம் உள்ளிட்ட முக்கியமான அரசு நிறுவனங்கள் அரசியல் தலையீடு இல்ல ஒரு சிக்கலாக மாறி இருக்கிறது. தேர்தல் ஆணையம் மட்டுமல்லாமல் புலனாய்வு நிறுவனங்கள், நீதித்துறைகள், இவை அனைத்திலும் இன்றைக்கு ஆளுங்கட்சியினரின் தலையீடு இருக்கிறது. தேர்தல் ஆணையம் ஆளுங்கட்சிக்கு ஏதுவாக செயல்பட்டு வருகிறது என்பதை நாடே இன்றைக்கு உணர்ந்திருக்கிறது. இது மிகவும் ஆபத்தானது. தேர்தல் ஆணையத்திற்கு குடியுரிமையை பரிசோதிக்கிற எந்த அதிகாரமும் இல்லை. மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் அந்த அதிகாரத்தை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு வழங்காத போது சிஏஏ சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு எப்படி அது துணிந்தது? 13 ஆவணங்களை கோருகிறது. இந்த 13 ஆவணங்களும் குடியுரிமையை பரிசோதிப்பதற்கான ஆவணங்கள். எனவே எஸ்ஐஆர் என்கிற இந்த நடவடிக்கையை உடனே நிறுத்த வேண்டும். குடியுரிமையை பரிசோதிக்கிற முயற்சியை கைவிட வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 1 கோடி மக்களின் வாக்குரிமையை பறிக்கிற வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிய வருகிறது. இதை எந்த வகையிலும் ஏற்க முடியாது. அண்டை நாடுகளில் இருந்து ஊடுருவல் நடக்கிற மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு ஒருபோதும் இடம்பெறாது. இலங்கை தமிழர்கள் அங்கே வருகிறார்கள் என்றாலும் கூட அவர்கள் சட்டவிரோதமாக குடியேறவில்லை. அரசின் அனுமதி பெற்றுத்தான் தங்கியிருக்கிறார்கள். ஆகவே எந்த வகையிலும் இந்த நடவடிக்கையை ஏற்க முடியாத சூழல் உள்ளது. இதை உடனடியாக கைவிட வேண்டும். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் முன்மொழிந்த கோரிக்கையை மீண்டும் நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். வாக்குரிமையை அடிப்படை உரிமையாக்க வேண்டும். குடியுரிமையை பரிசோதிக்கிற முயற்சியாக இதை மேற்கொள்ளக்கூடாது. தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை என்பதை மீண்டும் பதிவு செய்து இந்த இவிஎம் முறையை கைவிட்டு மீண்டும் வாக்குச்சீட்டு முறையை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்து முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். स्टार्ट करो.